हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 के पेपर 2 यानी क्लास 6 से लेके 8 तक का जो हुआ था हमारा 7 जनवरी 2022 की सीडीपी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हम इसकी पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे 16 से लेके 30 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किसे बढ़ावा देता है? जो समावेशी शिक्षा होती है यानी सबके लिए जो शिक्षा होती है वो किसको बढ़ावा देता है? विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, या फिर विद्यार्थियों का पृथक्करण या व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। तो देखो, ये जो समावेशी शिक्षा है ना, तो सिर्फ ये है कि सिर्फ दिव्यांगताओं को सिर्फ चिकित्सा मॉडल दे, मतलब दिव्यांगता को ही पढ़ाए, जिनको कोई कमी है उनको पढ़ाए, हैंडीकैप्ड को ही पढ़ाए, या फिर विद्यार्थियों में जो उनका उनका जो सोचने का नज़रिया है, ठीक है, उसका अभाव रहे, मतलब वो ना कर पाए बच्चे, ठीक है, या फिर बच्चों का पृथक्कीकरण। ना तो पृथक्कीकरण होगा ना किसी भी चीज़ का अभाव होगा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी के लिए शिक्षा, उचित शिक्षा, सभी के लिए उच्च शिक्षा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सी वाला करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान देना। चाहे बच्चा जो है किसी भी भूमि से है, किसी भी पृष्ठभूमि से है, किसी भी उसकी सामाजिक कंडीशन है, चाहे वो किसी भी तरीके का है, स्पेशल है, हैंडीकैप है, ठीक है, सबको समान शिक्षा देना, ठीक है, वो होता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? सामाजिक कौशल को कौन बढ़ावा देता है? लेखन वैकल्य या प्रमस्तिकीय घात या फिर गतिशील दिव्यांगता। जो आपका संचार होगा, जो सामाजिक संचार कौशल होगा, वो होगा स्वालीनता से, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। कौन सा लेखन वैकल्य जो है वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? बाधा कौन उत्पन्न करेगा? नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। ये तो अच्छी बात है कि नोट्स बनाओ, विचार अपने लिखो के लिए समय देना। चलो ठीक है, बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज नहीं कल करा देंगे, इस तरीके से उनको समय देना। कक्षा के नोट्सों की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध कराना, वो भी ठीक है। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर व या लैपटॉप उपलब्ध कराना, ये भी अच्छी बात है। मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, मतलब मूल्यांकन के लिए ये कि बस तुम लिख के ही जो दोगे उसी के हिसाब से मूल्यांकन होगा। बच्चा बोल क्या पा रहा है, एक्टिविटी क्या कर पा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 19 पर। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जिन बच्चों को श्रवण बाधिता है, श्रवण मतलब होती है सुनने में बाधिता है, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब सांकेतिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग करना चाहिए। बी है व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग, मतलब मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग करना है, या फिर व्याख्यान के लिए ऑडियो टेप का प्रावधान करना है, या पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना है। देखो, व्याख्यान के लिए ऑडियो का करोगे तो बच्चा सुनने में ही, जब सुन ही नहीं पा रहा तो तुम ऑडियो कर लो चाहे मौखिक बोल लो, दोनों ही ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना, जो सिर्फ सुनने वाली नहीं हो, उसके साथ साथ देखने वाली भी हों, कुछ एक्टिविटी करने वाली हो, उनका प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग में, ठीक है, बताना है इनमें। मतलब हमें एक तरफ ये दे रखी है कि एक बच्चा जैसे मान लो सुनने में जिसको प्रॉब्लम है तो उसको क्या कराना चाहिए, तो इनमें से करेक्ट बतानी है आपको। जो श्रवणात्मक है यानी सुनने वाला है, उसको लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन देना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो दृश्यात्मक है, मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से वितरित विषय वस्तु, या फिर गति संवेदी है, उसके निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें, मतलब, और या फिर स्पर्शनीय है, उसके अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव करना, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है जैसे श्रवणात्मक है तो उसके लिए क्या करना है, लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन करना है। दृश्य वाला है तो मुख्य रूप से व्याख्यान करना है, और गति संवेदी है तो निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें। लेकिन ये सब लिखने हैं, इसमें लिखे हैं कि ये करना है, लेकिन एक्चुअली में सही कौन सा है कि जब स्पर्शनीय है तो अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव, मतलब जो स्पर्शनीय जिसमें बोलेंगे जैसे स्पर्श करके, स्पर्श मतलब छू के किसी भी चीज़ को, जैसे कोई बच्चा अंधा है तो उसको दिखाई नहीं रहा है, सुन रहा है, तो सुनने के थ्रू उस चीज़ को स्पर्श करके छू के कर रहा है, तो वो हो जाएगा करके अनुभव, मतलब हाथों द्वारा करके अनुभव।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित कथन क्या दर्शाता है? इनमें से कथन पढ़ना है हमें। क्या दर्शाता है कि फल और सब्जी बेचने वाले के बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीख जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई फल बेचने वाला है, अगर उनके बच्चे मतलब उनके साथ रहते हैं तो वो संख्या का ज्ञान और बच्चों के कंपैरिजन में जल्दी सीख जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो डेली उस काम को कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, इसलिए वो जल्दी सीख जाते हैं। मतलब उनको हिसाब लगाना है कि जैसे मान लो कोई सब्जी लेने के लिए आया तो 1 किलो सब्जी की रेट ये है, उसको कितनी देनी है उस हिसाब से, तो इसीलिए वो संख्याओं का जो योग है वो जल्दी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो करके सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से ठीक हो जाएंगे? सीखना स्कूल के बाहर नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। पाठ्यचर्या असंदर्भित होनी चाहिए, नहीं संदर्भित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या केंद्रीकृत होनी चाहिए, सिर्फ पाठ्यचर्या पे ही केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 ठीक होगा, ए वाला, कि सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। मतलब सीखना जो होता है वो हमें सोशल के थ्रू होता है, सोशलाइजेशन के थ्रू होता है, करके होता है। सोशलाइजेशन के थ्रू ऐसे हो रहा है कि वो सब्जी लेने कोई आ रहा है, फल लेने कोई आ रहा है, तो वो कर रहा है वो। मतलब जैसे व्यक्ति आता है तो भाई 1 किलो, जैसे मान के चलो ये बोलते 1 किलो एप्पल दे दो, तो एप्पल का रेट लगाएगा कि 1 किलो के एप्पल के रेट इतने हैं तो इतने हैं। तो वो बच्चों को संख्या का ज्ञान जल्दी हो जाता है क्योंकि वो करके सीख रहे हैं। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कथन ये कह रहा है कि एक टीचर है, उसको बच्चों को कक्षा में जो चर्चा कराते हैं किसी विषय पर, उसकी भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अच्छा, दूसरा बोल रहा है, उसका कारण बोल रहा है बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं होते और वो ग्रहणशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं। मतलब बच्चे खुद कुछ नहीं कर सकते, अब बस हम उन्हें जो भी हम उनके दिमाग में भर देंगे बस वो उसी से ही सीख सकते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ये क्लास हमेशा सक्रिय होनी चाहिए और बच्चे में भी खुद में सीखने की क्षमताएं होती हैं, बस हमें उनको एक बेहतर तरीका देना चाहिए, जो नहीं आ रहा उसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल उनको कुछ आता ही नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। आते क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? एक शिक्षिका को बच्चों की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जो डिफरेंस है बच्चों के बीच में, उनको किस हिसाब से देखना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में बाधा बनेंगे तो सिखा ही नहीं पाएंगे। विद्यार्थियों में कमी नहीं देखनी है हमें। अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक नहीं देखना है हमें। गुण जैसे बढ़ावा देना, हमें उन्हें सीखना, हमें उन्हें देखना है कि जो बच्चा अलग अलग एबिलिटी का है या अलग अलग सांस्कृतिक जगह का है, तो उसके जो गुण हैं उनको बढ़ावा देना है कि ये दूसरी जगह से तो इसमें ये गुण अच्छा है, वो दूसरी जगह उसमें ये गुण अच्छा है, इस तरीके से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आता है 24 पर। विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए दृष्टिकोण का उपयोग करती है। मतलब किस तरीके से वो अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीख सकते हैं? अगर टीचर कैसे, किस दृष्टिकोण से ध्यान दे, व्यवहारवादी, रचनात्मक, गैर संदर्भित, ये यांत्रिक। तो अगर टीचर रचनात्मक अधिगम के लिए प्रयोग करती है, शिक्षण अधिगम प्रयोग करती है, उसके दृष्टिकोण से रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करती है, तो बच्चे अर्थपूर्ण और प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। 25। कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुशायित करती है? विद्यार्थियों के अधिगम और उनके चिंतन, उनके सोचने की जो क्या है एबिलिटी है, उसको अच्छा करती है, सुशांत करती है। तो बताना है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। देखो, निष्क्रिय तो जहां आ जाए वहां बिल्कुल उसको छोड़ ही देना। कक्षा की चर्चाओं में भागीदारी को हतोत्साहित करना। अगर भागीदारी को हतोत्साहित कर देंगे तो फिर कहाँ से बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा, कहाँ से बच्चे एक्टिव क्लास बना पाएंगे, कहाँ से? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंध करना। तो उनको प्रतिबंध कर देना कि स्वयं से सीखना ही नहीं, उतना नियंत्रण कर देना, भाई जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही सीखो। विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को व्यवहारिक गतिविधियां, मतलब जो चीज़ आप करा रहे हो उसके व्यवहार में भी आए। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, नैतिक शिक्षा सिखाएं बच्चों को कि अपने माँ बाप को रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग करनी है, अपने माँ बाप को रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग करके आओ। तो ये हमें प्रैक्टिकली भी उन्हें मतलब बोलते हैं गुड मॉर्निंग करनी चाहिए, विश करना चाहिए सुबह सुबह। तो ये प्रैक्टिकली भी बच्चे करें इस तरीके से, तो उनके व्यवहार में आए, जो आप चीज़ सिखा रहे हो उनके व्यवहार में आए। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 26 में। विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं। विद्यार्थियों में जो वैकल्पिक धारणाएं होती हैं, जो अपनी धारणाएं बना लेते हैं किसी भी चीज़ को, वो क्या है? उनके सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों से बिल्कुल संबंधित नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। बच्चा देख के, जैसे किसी भी चीज़ को देख के वो अपनी धारणा बनाता है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें मैच हो ही रहा होगा।
को अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं अनदेखा नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए। बच्चे भी ऐसा नहीं है कि भाई उनको कुछ नहीं आता, वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ ना कुछ तो बताएंगी। शिक्षकों को कम बौद्धिक क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की पहचान करने में मदद करता है, या ये सोचना है कि नहीं इसमें इसने ऐसा दिया है तो इसमें कम बुद्धि है, नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होता, दिखाती है कि विद्यार्थियों में अर्थ बनाने की जन्मजात क्षमता होती है। ये बताती है कि किसी भी चीज़ को देखकर बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो इस चीज़ को देखकर अर्थ बना पाते, बता पाते हैं कि इस चीज़ के बारे में उनमें कितनी जानकारी है, कितनी क्षमता है। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 27 पे, कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है? जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है समाधान, समस्या समाधान, उसमें बाधा कौन डालता है? समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, तो अच्छी बात है, देखेंगे। उपमाओं का प्रयोग, ये भी ठीक है। समस्याओं को भागों में तोड़ना, सही बात है, तोड़ तोड़ के उनको सॉल्व करना। कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान देना, स्थिर रहना, उस पर ध्यान देना, तो ये बाधा डालता है। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 28 पे, अपनी सोच पर विचार करने हमारी अधिगम की प्रतिक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक बताना है, कौन सा है? जो अपनी सोच पर विचार करने वाली बात है, खुद पर। ठीक है, तो ध्यान देने की प्रक्रिया, प्रतिधारण की प्रक्रिया, संज्ञान की अधिसंज्ञान। देखो खुद पे है तो अधिसंज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 29 पर, कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करती है? सही तरीके से सीखने के लिए सहायक नहीं है, ध्यान देना है हमें, नहीं है, नहीं पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, ये भी ठीक है। सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, ये भी अच्छी बात है। विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायिक देखने के लिए प्रोत्साहित करना, स्थायिक देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है, तो ये बाधा, ये मतलब सहायक नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर, परीक्षा की चिंता और असफलता का डर, जैसे परीक्षा है, हाई परीक्षा है, परीक्षा तो उसकी चिंता है, और ये कि हम पास होंगे कि फेल होंगे उसका डर, असफलता का डर क्या है? सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ऐसा नहीं है। प्रभावी सीखने को सुसाधित करते हैं, अच्छा जी। आगे एक और पढ़ते हैं, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करते। देखो डर और चिंता ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDP के, और जो हुआ था क्या नाम है, जनवरी में। ठीक है, 2022 में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।